हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस सेशन में हम लोग एंजाइम डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग एंजाइम क्या होते हैं, क्या इनका नेचर होता है, कैसे ये काम करते हैं, इनका क्लासिफिकेशन कैसे होता है, ये हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। एंजाइम टर्म सबसे पहले फेडरिक डब्ल्यू कोहने या एफ कोहने ने एंजाइम टर्म दिया था। जेम्स सुमनेर ये साइंटिस्ट है, इन्होंने यूरिएज को सबसे पहले क्रिस्टलाइज किया था, जो एक एंजाइम है। ठीक है, यूरिएज एंजाइम को क्रिस्टलाइज किया था और बताया कि ये प्रोटीन है। यूरिएज एंजाइम जो है वो क्या है, प्रोटीन है। उसके बाद उन्होंने ये बताया कि सभी एंजाइम्स प्रोटीन्स होते हैं, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। ठीक है, लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि कुछ आरएनए मॉलिक्यूल जो है वो भी एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो फिर ये आया कि मोस्ट एंजाइम्स आर प्रोटीन विथ अ फ्यू एक्सेप्शन इन कैटालिटिक आरएनए मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यानी कि जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं, लेकिन कुछ एंजाइम्स जैसे राइबोजाइम्स वो प्रोटीन नहीं होते हैं, वो आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि कैटालिटिक एक्टिविटी शो करते हैं। ठीक, आगे है एंजाइम्स आर स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स दैट फंक्शन एज बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। ठीक है, बायोलॉजिकल कैटालिस्ट की तरह काम करते हैं। कौन? तो एंजाइम्स। तो एंजाइम्स को हम लोग बोल सकते हैं बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। ठीक, आगे है दे एक्सेलरेट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड और अल्टर्ड इन द प्रोसेस। ठीक है, ये बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होते हैं और ये केमिकल रिएक्शन को क्या करते हैं, एसिलरेट करते हैं, उसके रेट को, किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन के रेट को एसिलरेट करते हैं और उसमें कंज्यूम नहीं होते हैं, विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड और अल्टर्ड इन द प्रोसेस। ठीक है, उसमें कंज्यूम नहीं होते हैं, बाद में वो ऐसे ही बचे रह जाते हैं। ठीक, जैसे कैटालिस्ट होते हैं वैसे ही एंजाइम भी होते हैं, बस एंजाइम जो होते हैं वो बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होते हैं। ठीक है, एंजाइम्स एग्जिबिट हाई स्पेसिफिसिटी प्रोड्यूसिंग ओनली द इंटेंडेड प्रोडक्ट्स फ्रॉम देयर स्पेसिफिक रिएक्टेंट्स और सबस्ट्रेट। ठीक है, ये क्या होते हैं, एंजाइम जो होते हैं वो हाईली स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, इनमें स्पेसिफिसिटी होती है, ये हाईली स्पेसिफिक होते हैं, यानी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए पर्टिकुलर कोई एंजाइम होता है। ठीक, जैसे कि सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस कराना है तो उसके लिए इन्वर्टेज एंजाइम होगा या सुक्रेज एंजाइम होगा, वही एंजाइम सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस कराएगा और ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनेगा। ठीक है, तो एंजाइम जो होते हैं वो हाईली स्पेसिफिक होते हैं, ये पर्टिकुलर रिएक्शन या सबस्ट्रेट के लिए पर्टिकुलर एंजाइम होता है। आगे है एंजाइम्स टिपिकली फंक्शन इफेक्टिवली विद इन अ मॉडरेट रेंज ऑफ पीएच। ठीक है, ये एंजाइम्स जो होते हैं वो मॉडरेट रेंज ऑफ पीएच टेम्परेचर, ठीक है, पर वो इफेक्टिवली काम करते हैं। ठीक है, ये टेम्परेचर और पीएच के लिए के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी शो करते हैं। ठीक है, मेकिंग देम सेंसिटिव टू इन्वायरमेंटल कंडीशन, यानी एंजाइम्स जो होते हैं वो पीएच टेम्परेचर के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तब भी इनकी एक्टिविटी कम हो जाती है, और अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम है तब भी एंजाइम्स की एक्टिविटी कम हो जाती है। ठीक है, इनको एक मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए होता है। वैसे ही पीएच जो होता है वो भी वेरी करता है, जैसे पेप्सिन एंजाइम है, उसके लिए जो पीएच होना चाहिए वो एसिडिक होना चाहिए, कंडीशन जो होना चाहिए वो एसिडिक होना चाहिए। वैसे जो ट्रिप्सिन एंजाइम है उसकी एक्टिविटी के लिए जो कंडीशन होना चाहिए वो बेसिक होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो एंजाइम्स होते हैं वो एक डिफरेंट पीएच या कह सकते हैं एक फिक्स पीएच पे काम करते हैं, और टेम्परेचर भी उनके लिए क्या होना चाहिए, फेवरेबल होना चाहिए। ठीक, मॉडरेट होना चाहिए। आगे है एंजाइम्स कंटेन अ यूनिक रीजन नोन एज एक्टिव साइट। ठीक है, जो एंजाइम्स होते हैं उनके वो प्रोटीन्स होते हैं या आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो उन पे क्या होता है, एक्टिव साइट्स, कुछ पर्टिकुलर पॉइंट होते हैं जिनको एक्टिव साइट करते हैं। ठीक है, विच इज अ पॉकेट और क्लेफ्ट, ठीक है, इन द एंजाइम मॉलिक्यूल। जो एक्टिव साइट होते हैं उसी एक्टिव साइट पर जा करके सबस्ट्रेट बाइंड करता है। द एक्टिव साइट इज फॉर्म्ड बाय द एमिनो एसिड साइड चेन दैट क्रिएट अ थ्री डायमेंशनल सरफेस परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री टू सबस्ट्रेट। ठीक है, जैसे ये एंजाइम है, ठीक है, जैसे ये एंजाइम है तो यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है ये इसका एक्टिव साइट है। ठीक है, और इसी एक्टिव साइट पे ये सबस्ट्रेट आके बाइंड करेगा, और बाइंड करेगा तो उससे क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। ये सबस्ट्रेट हो गया और ये क्या हो गया, इसका एक्टिव साइट हो गया। ठीक है, सपोज करिए ये एंजाइम है तो इस तरीके का, तो यहाँ पे अगर क्लेफ्ट है या कुछ है तो वो एक्टिव साइट हो जाएगा उसका। ठीक है, और उसी पॉइंट पर जा करके सबस्ट्रेट बाइंड करेगा, जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर में दिखाया गया है। आगे है द सबस्ट्रेट बाइंड टू द एक्टिव साइट फॉर्मिंग अ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जैसे हम लोगों ने पिछले वाले फिगर में देखा
इस वाले फिगर में देखा, यहाँ पे ये एंजाइम है, ठीक है, और ये सबस्ट्रेट से बाइंड किया, इस सबस्ट्रेट से तो बनाएगा ES कॉम्प्लेक्स, ठीक है, और ये E प्लस ES कॉम्प्लेक्स बनेगा, और ये ES कॉम्प्लेक्स किस में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट प्लस एंजाइम में, ठीक है, प्रोडक्ट प्लस एंजाइम में, यानी एंजाइम रिलीज हो जाएगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे है वही, द सबस्ट्रेट बाइंड्स टू एक्टिव साइट फॉर्मिंग एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, द एंजाइम देन कैटालाइज द रिएक्शन कन्वर्टिंग ES कॉम्प्लेक्स into an enzyme product EP complex, ठीक है, which eventually dissociate to release the product and free the enzyme for another reaction cycle, ठीक है, यानी कि हम लोग यहाँ बना सकते हैं एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट बनेगा ES, ठीक है, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट ये कन्वर्ट होगा EP में, और फिर बाद में एंजाइम और प्रोडक्ट रिलीज हो जाएंगे, ठीक है, और एंजाइम फ्री हो जाएगा। इस तरीके से फंक्शन होता है। आगे है, सम एंजाइम्स रिक्वायर एन एडिशनल नॉन प्रोटीन कंपोनेंट नोन एज अ कोफैक्टर, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, कोफैक्टर, टू बी फुली फंक्शनल, ठीक है, टू बी फुली फंक्शनल, यानी कह सकते हैं कि जो एंजाइम्स होते हैं, कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिनको कि फुली फंक्शनल होने के लिए, पूरी तरह से फंक्शनल होने के लिए उनके कुछ नॉन प्रोटीन कंपोनेंट होते हैं, उनके पास कुछ नॉन प्रोटीन कंपोनेंट होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोफैक्टर, ठीक है, क्या बोलते हैं, कोफैक्टर, ठीक। अब इसके आगे वो एग्जांपल है, कॉमन कोफैक्टर इंक्लूड मेटल आयन लाइक Zn है, ठीक है, जिंक आयन है, ठीक है, फेरस आयन है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं कोफैक्टर, ठीक है, जिसको कोएंजाइम बोलते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो कोफैक्टर होते हैं उनको कोएंजाइम बोलते हैं, मेटल आयन्स है तो उनको हम लोग बोल देंगे कोफैक्टर, ठीक है। और कोएंजाइम जैसे NAD है, FAD है, कोएंजाइम A है, ये क्या है, ये कोएंजाइम है, ठीक है, ये नॉन प्रोटीन पार्ट है जो कि किसी पर्टिकुलर एंजाइम के फुली फंक्शनल होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक। फुली फंक्शनल जो एंजाइम होता है या कंप्लीट जो एंजाइम होता है उसको बोलते हैं होलो एंजाइम, और होलो एंजाइम जो होता है वो कंप्लीट एंजाइम होता है, वो दो पार्ट से बना होता है, ठीक है, होलो एंजाइम जो होता है वो दो पार्ट से बना होता है, और किससे बना होता है, तो एपो एंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है, एपो एंजाइम प्लस प्रोस्थेटिक ग्रुप कह सकते हैं, या कोफैक्टर कह सकते हैं, या को एंजाइम कह सकते हैं, ठीक है, यानी कि कंप्लीट एंजाइम जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं होलो एंजाइम, और उसमें जो प्रोटीन वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं एपो एंजाइम, और जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है वो प्रोस्थेटिक ग्रुप हो सकता है, कोफैक्टर हो सकता है, या को एंजाइम हो सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है होलो एंजाइम, तो द टर्म रिफर्स टू द एक्टिव एंजाइम कोफैक्टर कॉम्प्लेक्स, सीधे सीधे जो एक्टिव एंजाइम कोफैक्टर कॉम्प्लेक्स जो लिखा हुआ है, ठीक है, इसका मतलब इसमें दोनों पार्ट होगा, प्रोटीन पार्ट भी होगा और नॉन प्रोटीन पार्ट भी होगा, और दोनों मिलकर के बना लेंगे होलो एंजाइम, ठीक है, और ये क्या होगा, एक्टिव होगा। इट इज द फुली फंक्शनल फॉर्म ऑफ एंजाइम विथ इट्स एसोसिएटेड कोफैक्टर, ठीक है, यानी इसमें प्रोटीन पार्ट भी होगा और नॉन प्रोटीन पार्ट भी होगा। फिर है एपो एंजाइम, तो एपो एंजाइम केवल प्रोटीन वाला पार्ट होगा, किसी एंजाइम का जो प्रोटीन वाला पार्ट होता है वो एपो एंजाइम होता है, ठीक है, दिस इज द प्रोटीन पोर्शन ऑफ द होलो एंजाइम, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ नेसेसरी कोफैक्टर द एपो एंजाइम टिपिकली लैक्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी, यानी अगर प्रोटीन पार्ट से या एपो एंजाइम से पर्टिकुलर कोफैक्टर या कोएंजाइम या प्रोस्थेटिक ग्रुप अगर नहीं जुड़ेगा तो वो होलो एंजाइम में कन्वर्ट नहीं होगा और वो फुली फंक्शनल नहीं होगा, यानी उसकी एक्टिविटी उस समय नहीं होगी, ठीक है। तो होलो एंजाइम क्या है, तो होलो एंजाइम है आपका फुली फंक्शनल, होलो एंजाइम क्या है, फुली फंक्शनल एंजाइम है जो कि दो पार्ट से मिलकर बनता है, एपो एंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है, प्रोस्थेटिक ग्रुप या उसको हम लोग कोफैक्टर कह सकते हैं या कोएंजाइम कह सकते हैं, ठीक है, जिसमें जो प्रोटीन वाला पार्ट होगा वो एपो एंजाइम होगा, और जो नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट होगा वो आपका हो जाएगा प्रोस्थेटिक ग्रुप या कोफैक्टर या कोएंजाइम। आगे देखते हैं, यहाँ पे कुछ एंजाइम है और जिसके की कोफैक्टर्स हैं कौन, ठीक है, तो ये एंजाइम हो गया और उसमें कोफैक्टर कौन सा वाला मेटल आयन है वो है, तो जैसे साइटोक्रोम ऑक्सीडेज है, तो इसमें जो मेटल आयन होता है कोफैक्टर वो कौन होता है, तो ये क्यूप्रस आयन होता है, ठीक है, या कॉपर आयन होता है। आगे है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, कैटालेज और ऑक्सीडेज, इसमें फेरस आयन और फेरिक आयन दोनों होता है, ठीक है, फेरस आयन और फेरिक आयन, ठीक है। आगे है पोटेशियम आयन, ये
पायरुवेट काइनेज जो होता है, पायरुवेट काइनेज एंजाइम, उसमें जो को फैक्टर होता है वो पोटेशियम आयन होता है। उसी तरह से हेक्सोकाइनेज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पायरुवेट काइनेज, इसमें मेटल आयन कौन सा होता है को फैक्टर, तो मैग्नीशियम आयन होता है। उसी तरह से अर्जिनेज है, राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज है, इसमें मैग्नीज होता है। उसी तरह से डाई नाइट्रोजिनेज है, मोलिब्डेनम होता है। यूरिएज में कौन सा होता है, तो निकिल आयन होता है। उसी तरह से कार्बोनिक एनहाइड्रेज है, एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ए एंड बी, इसमें क्या होता है, इसमें जिंक आयन होता है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। जैसे यूरिएज में कौन सा वाला को फैक्टर, कौन सा मेटल आयन को फैक्टर होता है, तो निकिल होता है। डाई नाइट्रोजिनेज में कौन होता है, तो मोलिब्डेनम होता है। ठीक है, पायरुवेट काइनेज में पोटेशियम आयन होता है। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में कौन सा होता है, ये क्यूप्रिक आयन है। ठीक है, या कॉपर आयन है। आगे है सम कोएंजाइम्स that serve as transient carrier to specific atoms और functional group। ठीक है, तो यहाँ पे कोएंजाइम है, यहाँ पे किस ग्रुप का वो कैरियर है वो हो जाएगा, और कहाँ से हम लोग मेमल्स जो होते हैं वो कहाँ से उसको डाइट में लेते हैं। तो पहले है बायोसाइटिन, किसको ट्रांसफर करता है, CO2 को। ठीक है, और ये कहाँ से हो गया, तो ये बायोटीन से मिलता है। कोएंजाइम ए है, ये एसाइल ग्रुप ट्रांसफर करता है, ये पेंटोथेनिक एसिड एंड अदर कंपाउंड से इसको लेते हैं वो। ठीक है, या इसके प्रिकर्सर होते हैं, मेमल्स में ये इनके प्रिकर्सर होते हैं। ठीक है, आगे है 5-डिऑक्सी एडिनोसिल कोबालेमीन। ठीक है, कोएंजाइम ये है आपका विटामिन B12। ठीक है, तो ये आपका हाइड्रोजन एटम और एल्किल ग्रुप को करता है, विटामिन B12 ये इसका प्रिकर्सर हो गया। ठीक है, अगर हम इसको लेंगे तो ये वाला इससे हमको कोएंजाइम मिल जाएगा। आगे फ्लेमिन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये इलेक्ट्रॉन को करता है, विटामिन B12 राइबोफ्लेविन, इसको अगर हम लोग लेंगे तो हमको ये एंजाइम मिलेगा, कोएंजाइम मिलेगा। ठीक है, फिर है लाइपोएट, तो इसको आप देख लीजिएगा, ये नाम है और ये हमको कहाँ से लेते हैं, तो निकोटिनिक एसिड है, पैराडॉक्सिन है। ठीक है, ये फोलेट है, ये थायमीन है, इसको ट्रांसफर करता है कौन सा ग्रुप, तो ये यहाँ पे है। ठीक, आगे देखते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है, तो क्या होता है ये, अ प्रोस्थेटिक ग्रुप इज अ टाइप ऑफ कोएंजाइम दैट इज टाइटली बाउंड टू द एंजाइम एंड डज नॉट डिसोसिएट ड्यूरिंग रिएक्शन। ठीक है, तो जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं वो कोएंजाइम होते हैं जो कि टाइटली बंधे होते हैं एंजाइम से, और रिएक्शन के समय वो उससे अलग नहीं होते हैं, एंजाइम से अलग नहीं होते हैं। ठीक, तो प्रोस्थेटिक ग्रुप एक टाइप का कोएंजाइम होता है जो कि एंजाइम से टाइटली बाउंड होता है और रिएक्शन के टाइम वो रिलीज नहीं होता है एंजाइम से। आगे है मेनी एंजाइम्स आल्सो हैव एडिशनल साइट नोन एज एलोस्टेरिक साइट। ठीक है, तो अब हमको इसको देखना है एलोस्टेरिक साइट क्या होता है, विच अलाउ द रेगुलेशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। एक्टिव साइट के अलावा भी कुछ साइट होते हैं जिसको एलोस्टेरिक साइट कहते हैं। क्या होते हैं एलोस्टेरिक साइट, जैसे मान लीजिए ये एंजाइम है, ठीक है, ये उसका एक्टिव साइट हो गया, तो यहाँ पे कोई पॉइंट है, इसको बोलेंगे एलोस्टेरिक साइट। और ये एलोस्टेरिक साइट जो होता है ये भी एंजाइम के एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। ठीक है, ये एक्टिव साइट हो गया, ये एक्टिव साइट हो गया, और ये एलोस्टेरिक साइट हो गया जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। ठीक है, आगे है एलोस्टेरिक एंजाइम्स आर रेगुलेटेड बाय मॉलिक्यूल्स कॉल्ड इफेक्टर। ठीक है, तो एलोस्टेरिक एंजाइम जो होते हैं, जो एंजाइम जिनमें कि एलोस्टेरिक ग्रुप होता है या साइट होता है, एलोस्टेरिक साइट होता है, उसमें जो मॉलिक्यूल उसको रेगुलेट करते हैं बाइंड होकर के, उसको बोलते हैं इफेक्टर। ठीक है, या मॉडिफायर या मॉड्यूलेटर, तो क्या बोलते हैं मॉडिफायर और मॉड्यूलेटर। दैट बाइंड्स नॉन कोवेलेंटली एट साइट अदर देन द एक्टिव साइट, एक्टिव साइट पे नहीं बंधेंगे, वो कहीं और जाके बाइंड करेंगे। ठीक है, These effectors can either enhance और inhibit enzyme activity। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे देखा ये एंजाइम था, ये एंजाइम है, और यहाँ पे ये उसका एक्टिव साइट हो गया। अब उसके एक्टिव साइट के अलावा कहीं और वो जो इफेक्टर मॉलिक्यूल्स है या मॉड्यूलेटर हैं वो क्या करेंगे, वहाँ पे जा करके बाइंड हो जाएंगे। ठीक है, और जब वो बाइंड हो जाएंगे तो वो एंजाइम की एक्टिविटी को या तो इन्हांस कर देंगे या तो इनहिबिट कर देंगे। ठीक है, अब जो इफेक्टर इनहिबिट करेगा उसको बोलेंगे नेगेटिव इफेक्टर, और जो बढ़ाएगा एक्टिविटी को वो पॉजिटिव इफेक्टर हो जाएंगे। ठीक है, तो इफेक्टर्स दैट इनहिबिट द एंजाइम आर टर्म्ड नेगेटिव।
ठीक है, ये नेगेटिव काम कर रहा है, एक्टिविटी को कम कर रहा है तो नेगेटिव हो जाएगा, एक्टिविटी को बढ़ाएगा, एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाएगा तो वो हो जाएगा पॉजिटिव इफेक्टर। ठीक है, आगे है फीडबैक इनहिबिशन। ठीक है, तो एक पॉइंट हम लोग जानते हैं ऐसे ही एक्स्ट्रा में, फीडबैक इनहिबिशन क्या होता है, तो जो एंड प्रोडक्ट होता है वो जब कोई रिएक्शन चेन में होता है, ठीक है, ए से बी बना, बी से सी बना, सी से डी बन गया, ठीक है, डी से ई बना, अब ये जो प्रोडक्ट बना है ई एंड प्रोडक्ट, वो क्या कर दिया, वो बीच में जो सपोज करिए पहले वाले में ए एंजाइम है, दूसरे वाले में स्मॉल बी एंजाइम है, तीसरे वाले में स्मॉल सी एंजाइम है, लास्ट में जो एंड प्रोडक्ट बना वो जा करके बी के एक्टिविटी को क्या किया, जो स्मॉल बी एंजाइम है उसके एक्टिविटी को क्या किया, इनहिबिट कर दिया। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं फीडबैक इनहिबिशन, यानी जो एंड प्रोडक्ट बनेगा वो इस चेन के किसी एक एंजाइम को क्या करेगा, इनहिबिट कर देगा, जिससे कि सारा का सारा जो रिएक्शन होगा या चेन जो होगा वो ब्लॉक हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं फीडबैक इनहिबिशन। ठीक है, आगे है स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, एंजाइम की स्पेसिफिसिटी देख लेते हैं। द स्पेसिफिसिटी ऑफ एन एंजाइम इज डिटरमाइंड बाय इंटरैक्शन बिटवीन द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एंजाइम एंड द सबस्ट्रेट। एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में जो इंटरैक्शन होता है उससे उसकी स्पेसिफिसिटी हम लोग डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, अब वो दो तरीका है, एक है लॉक की मेथड या लॉक की थ्योरी, दूसरा है इंड्यूस्ड फिट मॉडल। ठीक है, या इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। ठीक है, लॉक एंड की थ्योरी इसमें है कि एंजाइम और सबस्ट्रेट जो होते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, है ना। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द एंजाइम्स एक्टिव साइट इज अ रिजिड स्ट्रक्चर कॉम्प्लीमेंट्री इन शेप टू द सबस्ट्रेट। ठीक है, एंजाइम का जो एक्टिव साइट होता है वो फिक्स होता है और उसमें जो सबस्ट्रेट होता है वो पर्टिकुलर सबस्ट्रेट जा करके उसमें एडजस्ट होता है। ठीक है, या जुड़ जाता है, बाइंड हो जाता है। ओनली सबस्ट्रेट्स दैट एग्जैक्टली फिट द एक्टिव साइट कैन बाइंड टू द एंजाइम। ठीक है, सिमिलर हाउ अ की फिट्स इनटू अ स्पेसिफिक लॉक। ठीक है, जैसे ताला चाबी होता है, किसी ताले में पर्टिकुलर चाबी लगता है, उसी तरह से किसी पर्टिकुलर एंजाइम में कोई फिक्स सबस्ट्रेट ही जाकर के फिट होगा। ठीक, द एक्टिव साइट हैज अ फिक्स्ड रिजिड शेप। यहाँ पे जो एंजाइम है उसका जो एक्टिव साइट है वो फिक्स्ड है और रिजिड शेप का है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। उस शेप के अंदर जो सबस्ट्रेट फिट होगा वही उस एंजाइम के साथ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना करके आगे रिएक्शन बढ़ाएगा। द एंजाइम बाइंड्स ओनली सबस्ट्रेट दैट फिट प्रिसाइसली इनटू द एक्टिव साइट। ठीक है, एंजाइम उसी के साथ बाइंड करेगा जो कि जो सबस्ट्रेट उसमें उस एक्टिव साइट में एकदम एक्यूरेटली फिट हो जाएगा। ठीक, द एंजाइम इज एनालॉगस टू अ लॉक दैट द सबस्ट्रेट इज द की दैट फिट्स इट। ठीक है, तो यहाँ पे एंजाइम जो हो गया वो लॉक हो गया और उसका चाबी कौन हो गया, सबस्ट्रेट हो गया। ठीक है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग स्ट्रक्चर से देख लेते हैं लॉक एंड की मॉडल। ठीक है, देखिए ये सबस्ट्रेट है, ये एंजाइम है, ये एंजाइम हो गया, इसका ये एक्टिव साइट है, एंजाइम का ये एक्टिव साइट है और इसी एक्टिव साइट में ये जा करके सबस्ट्रेट फिट होगा। ठीक है, फिट हो जाएगा, यहाँ पे फिट हो गया और क्या बना, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, और फिर आगे का रिएक्शन बनेगा, एंजाइम प्लस आगे प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एंजाइम जो है ये फिक्स है, इसका शेप फिक्स है, एक्टिव साइट का शेप फिक्स है, सबस्ट्रेट जो होगा वो उसमें जाकर के फिट होगा। ठीक है, दूसरा वाला है इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। इंड्यूस्ड फिट थ्योरी इसमें क्या है, दिस थ्योरी सजेस्ट दैट एंजाइम्स एक्टिव साइट इज फ्लेक्सिबल। यहाँ पे जो एक्टिव साइट होगा वो फ्लेक्सिबल होगा, कैन चेंज शेप टू एकोमोडेट द सबस्ट्रेट। यानी कि यहाँ पे जो एंजाइम होगा उसका जो एक्टिव साइट होगा वो एंजाइम का जो एक्टिव साइट होगा वो फ्लेक्सिबल होगा और वो सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग जा करके अपने को एकोमोडेट करेगा, एडजस्ट करेगा और सबस्ट्रेट उसके बाद सबस्ट्रेट जा करके उससे बाइंड होगा। ठीक, द एंजाइम एंड अ सबस्ट्रेट अंडरगो कन्फॉर्मेशनल चेंज अपॉन बाइंडिंग विच इनहांसेस द एंजाइम्स एबिलिटी टू कैटालाइज द रिएक्शन। ठीक, इसके अकॉर्डिंग एंजाइम का जो स्ट्रक्चर होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, एंजाइम सबस्ट्रेट एडजस्ट देयर शेप टू फिट ईच अदर अपॉन बाइंडिंग।
एंजाइम और सबस्ट्रेट जब आपस में बाइंड होंगे उसके बाद वो अपने शेप को, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है तो वो क्या करेंगे, उसको एडजस्ट करेंगे ताकि उनमें जो बाइंडिंग हो वो ठीक से हो जाए। दिस फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ द एंजाइम टू इंक्रीज द रेंज ऑफ सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी। ठीक है, आगे है शेप चेंज इंप्रूव द एफिकेसी ऑफ कैटालिसिस ड्यूरिंग द रिएक्शन। ठीक है, तो इसका हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इंड्यूस्ड फिट मॉडल कॉस्टलैंड ने दिया था। यहाँ पे देखिए एंजाइम का शेप, एंजाइम है उसके एक्टिव साइड का शेप कुछ और है, ठीक है, और सबस्ट्रेट का शेप कुछ और है, लेकिन जब इनमें बाइंडिंग हुई तो क्या हुआ, इसने एकोमोडेट किया यानी एडजस्ट किया, एंजाइम के एक्टिव साइट ने भी या एंजाइम ने एडजस्ट किया और सबस्ट्रेट ने भी थोड़ा एडजस्ट किया और दोनों एडजस्ट करके बाइंड हो गए। ठीक है, और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, बाद में फिर इससे बनेगा एंजाइम और प्रोडक्ट। ठीक है, तो यह इंड्यूस्ड फिट मॉडल, यानी जब एंजाइम और सबस्ट्रेट एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, जब बाइंड करना शुरू करेंगे तो वो अपने शेप में थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेंगे जिससे कि वो आसानी से या इजीली बाइंड कर पाए और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाए। ठीक, आगे है एंजाइम क्लासिफिकेशन। ठीक है, एंजाइम को क्लासिफाई करते हैं तो पहले नेमिंग है, तो जनरली जो एंजाइम्स होते हैं उसके लास्ट में एज लगा होता है, ASE। ठीक है, मेनी एंजाइम्स आर नेम्ड बाय एडिंग सफिक्स एज, ASE। ठीक है, जैसे यूरिएज है, माल्टेज है, सुक्रेज है ना, पेप्टाइडेज है, तो ये सब क्या है, लास्ट में एज लगा हुआ है, मतलब ये एंजाइम है। सबस्ट्रेट और डिस्क्राइबिंग द एक्टिविटी, जैसे यूरिएज है, ठीक है, हाइड्रोलिसिस ऑफ यूरिया, डीएनए पॉलीमरेज है, डीएनए का पॉलीमराइजेशन। आगे हिस्टोरिकल नेम, सम एंजाइम्स वर नेम्ड बिफोर देयर स्पेसिफिक रिएक्शंस, ठीक है, वर नोन, जैसे पेप्सिन है। ठीक है, तो ये पेप्सिन जो है ये फ्रॉम ग्रीक वर्ड पेप्सिस से बना है, इसका मतलब है डाइजेशन, डाइजेशन के लिए हेल्प करता है। पेप्सिस उसका मतलब होता है, ग्रीक वर्ड में उसको पेप्सिस बोलते हैं, तो उससे बना हुआ है पेप्सिन, ये एंजाइम है पेप्सिन। ठीक है, जो कि फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। आगे है लाइसोजाइम। ठीक है, लाइसोजाइम जो होते हैं वो बैक्टीरियल सेल वाल को क्या करते हैं, उसको लाइज करते हैं, ठीक है, ब्रेक करते हैं, उनका लाइसिस करते हैं, तो वो लाइसोजाइम हो गए। मतलब कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जिनका की हिस्टोरिकल नेम है। ठीक है, पेप्सिन हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, लाइसोजाइम हो गया, राइबोजाइम हो गया, है ना, इनके लास्ट में एज नहीं है फिर भी ये एंजाइम्स हैं। ठीक है, आगे है सोर्स बेस्ड नेम। ठीक है, कुछ एंजाइम ऐसे हैं जिसका नाम सोर्स बेस्ड होता है, जैसे ट्रिप्सिन है, ठीक है, फ्रॉम रबिंग पैनक्रियाटिक टिश्यू। ठीक है, सम एंजाइम्स आर नेम्ड बेस्ड ऑन देयर सोर्स। ठीक है, तो जैसे ट्रिप्सिन हो गया। आगे है क्लासिफिकेशन सिस्टम, तो एंजाइम्स आर क्लासिफाइड इनटू 6 क्लासेस बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ रिएक्शन दे कैटालाइज, किस तरीके का रिएक्शन वो कैटालाइज करते हैं उसके बेसिस पे 6 क्लास में कैटेगराइज किया गया है एंजाइम को। ठीक है, ईच एंजाइम इज असाइंड अ 4 पार्ट क्लासिफिकेशन नंबर एंड सिस्टमैटिक नेम आइडेंटिफाइंग द रिएक्शन। ठीक है, तो उसके लिए अलग से पूरा नेमिंग का सिस्टम है। पहले हम लोग क्लास देख लेते हैं कौन कौन सा क्लास है। तो पहला है ऑक्सीडो रिडक्टेज, पहला वाला जो क्लास है एंजाइम का ऑक्सीडो रिडक्टेज है। ठीक है, वो क्या करता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये रिडॉक्स रिएक्शन को करते हैं, हाइड्राइड आयन और हाइड्रोजन एटम ट्रांसफर करते हैं वो इलेक्ट्रॉन को, या हाइड्राइड आयन का या और हाइड्रोजन एटम को, इनको ये करते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या है, ऑक्सीडो रिडक्टेज जो क्लास है, इस क्लास के एंजाइम का नाम क्या है, तो डिहाइड्रोजिनेजेज हैं, ठीक है, ऑक्सीडेजेज हैं, रिडक्टेजेज हैं, ये क्या होते हैं, इस क्लास के एग्जाम्पल है। ये करते क्या है, तो कैटालाइज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन इसेंशियल इन सेलुलर रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। तो ये कैटालाइज करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, एक तरीके से ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन को। आगे दूसरा वाला क्लास है आपका ट्रांसफरेजेज, पहला क्लास था ऑक्सीडो रिडक्टेजेस, दूसरा है ट्रांसफरेजेस, ये क्या करते हैं, ठीक है, तो ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शंस। ठीक है, ये ट्रांसफर रिएक्शन के ट्रांसफर, ऐसे रिएक्शन जिसमें कि ग्रुप का ट्रांसफर होता है उसमें इन्वॉल्व होते हैं। इनका एग्जांपल है काइनेजेस है, ठीक है, एमिनो ट्रांसफरेजेस है, ठीक है, मिथाइल ट्रांसफरेजेस है। ये क्या काम करते हैं, फंक्शन क्या है इनका, तो कैटालाइज द ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप लाइक फॉस्फेट, एमिनो और मिथाइल ग्रुप बिटवीन मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल पे
मिथाइल ग्रुप या एमिनो ग्रुप या फॉस्फेट ग्रुप को ये क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। जैसे कि ए है और बी है, तो ये क्या करेंगे, ए से बी पर ट्रांसफर करेंगे ये जो ग्रुप हम लोगों ने नाम लिया था, ठीक है। जैसे फॉस्फेट है, एमिनो ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, और भी ग्रुप हो सकते हैं। तो ये ट्रांसफरेजेज हैं, ठीक है। आगे हाइड्रोलेजेज, ये हाइड्रोलिसिस करते हैं, ठीक है। ये कौन किस रिएक्शन में हेल्प करते हैं, तो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में करते हैं, ठीक। ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप टू वाटर, ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप वाटर को ट्रांसफर करते हैं। एग्जाम्पल है प्रोटीएजेज हैं, लाइपेजेज हैं, न्यूक्लिएजेज हैं, ठीक है। ये सब क्या है, हाइड्रोलेजेज एंजाइम्स हैं। क्या करते हैं, ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल्स बाय एडिंग वाटर, इन्वॉल्व इन डाइजेशन, डीएनए रिपेयर एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म। हाइड्रोलिसिस क्या होता है, तो ये होता है स्प्लिटिंग ऑफ कंपाउंड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है, या एडिशन ऑफ वाटर। कोई कंपाउंड है, जैसे सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया, ठीक है, लैक्टोज हो गया, इसमें हम लोगों ने क्या किया, वाटर ऐड किया और ऐड कर करके उनको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, तो उसी को बोलते हैं हाइड्रोलिसिस, ठीक है। और जो एंजाइम उसमें हेल्प करता है उसको हम लोग हाइड्रोलेजेस बोलते हैं, ठीक। जैसे प्रोटीएजेस है तो ये प्रोटीन को ब्रेक करेगा, लाइपेजेस है तो लिपिड को करेगा, न्यूक्लिएजेस है तो न्यूक्लिक एसिड को करेगा। अगला है लाइजेस, ठीक है। लाइजेस जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये क्लीवेज ऑफ सीसी बॉन्ड, सीओ बॉन्ड या सीएन बॉन्ड, ठीक है, अदर बॉन्ड्स बाय एलिमिनेशन फॉर्मिंग डबल बॉन्ड और रिंग और एडिशन ऑफ ग्रुप टू डबल बॉन्ड। तो लाइजेस जो होते हैं ये क्या करते हैं, कार्बन कार्बन बॉन्ड या कार्बन ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड को या कार्बन नाइट्रोजन या और कोई बॉन्ड को ये ब्रेक करते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं या रिंग का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, या एडिशन ऑफ ग्रुप टू डबल बॉन्ड, या डबल बॉन्ड पे वो क्या करते हैं, ग्रुप को ऐड करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में है डिकॉर्बोक्सिलेजेस है, एल्डोलेजेस है, सिंथेसिस है, ठीक है। ये एग्जाम्पल है, लाइजेस के एग्जाम्पल है, ये सब एंजाइम है, डिकॉर्बोक्सिलेजेस, एल्डोलेजेस, सिंथेजेस, ये एंजाइम्स है लाइजेस के। रिमूव ग्रुप फ्रॉम सबस्ट्रेट नॉन हाइड्रोलिटिकली, ये ठीक है, ये ग्रुप को रिमूव करते हैं सबस्ट्रेट से और यहाँ पे हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, ठीक है। ऑफन क्रिएटिंग डबल बॉन्ड्स और रिंग इन द प्रोसेस, ठीक है, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, मतलब कोई सबस्ट्रेट है वहां से कुछ मॉलिक्यूल्स को रिमूव करेंगे, सिंगल बॉन्ड वाले ग्रुप को रिमूव करेंगे तो वहां पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, या हो सकता है कि रिंग का फॉर्मेशन हो जाए, ठीक है। तो ये लाइजेस होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई ए बी सी डी इस तरीके का कंपाउंड है, यहाँ से कोई ग्रुप लगा है, यहाँ से ग्रुप लगा है, तो यहाँ से यहाँ पे जो ग्रुप लगे हुए हैं इसको इसने रिमूव कर दिया, तो ये वाला बॉन्ड हट गया, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। इस तरीके का जो रिएक्शन होता है ये लाइजेस करते हैं। आगे है आइसोमरेजेस, ठीक है। आइसोमरेजेस हम लोग जानते हैं, स्ट्रक्चर सेम होगा लेकिन फंक्शनल ग्रुप या उनका सॉरी स्ट्रक्चर नहीं, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा लेकिन हो सकता है स्ट्रक्चर उनका अलग अलग हो, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो। तो ऐसे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको हम लोग आइसोमर्स बोलते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग हो। तो आइसोमरेजेस क्या करते हैं, जैसे दो आइसोमर्स हैं ए और ए डैश, ठीक है, तो ये आइसोमरेजेस जो होते हैं वो ए को ए डैश में या ए डैश को ए में कन्वर्ट करते हैं, यानी एक आइसोमर को दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक। ट्रांसफर ऑफ ग्रुप विद इन मॉलिक्यूल टू इल्ड आइसोमेरिक फॉर्म्स, ठीक है। एग्जाम्पल में एपीमरेजेस है, रेसिमेजेस है, म्यूटेजेस है, ये क्या करते हैं, ये आइसोमरेजेस के एग्जाम्पल है। कैटालाइज रीअरेंजमेंट ऑफ एटम विद इन अ मॉलिक्यूल प्लेइंग रोल इन कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट लिपिड मेटाबॉलिज्म में आइसोमरेजेस जो होते हैं वो हेल्प करते हैं, ठीक। आइसोमरेजेस क्लियर हुआ। आइसोमर्स जो होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन उनका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, तो ये आइसोमरेजेस जो होते हैं वो एक आइसोमर को दूसरे आइसोमर में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, ठीक। अगला है लाइगेजेस, ठीक है। तो ये लाइगेजेस जो होते हैं ये जोड़ने का काम करते हैं, हम लोग पढ़े होंगे डीएनए रेप्लिकेशन, आप जानते होंगे, तो उसमें एक एंजाइम आता है लाइगेज, तो वो यही काम करता है, जोड़ने का काम करता है। तो फॉर्मेशन ऑफ सीसी बॉन्ड या सीएस बॉन्ड, सीओ बॉन्ड या सीएन बॉन्ड बाई कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल में डीएनए लाइगेज है, सिंथेटेजेज हैं, कार्बोक्सिलेजेज हैं, ये सब लाइगेज हैं, ये जुड़ने का काम करते हैं। ज्वाइन टू मॉलिक्यूल टुगेदर विथ कोवैलेंट बॉन्ड्स क्रूशियल इन डीएनए रेप्लिकेशन एंड रिपेयर एंड बायोसिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, यहाँ पे ये क्रूशियल होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक। आगे है
ये क्लास का नेम है और उसका एग्जाम्पल रिएक्शन है, ठीक है। जो क्लास हम लोग 6 देखे हैं उसका, और वो रिएक्शन उसका दिया हुआ है। देखो ऑक्सीडो रिडक्टेज है, ट्रांसफरेजेज है, हाइड्रोलेजेज है, लाइजेज है, आइसोमरेजेज है, लाइगेजेज है, ठीक है। ये क्लास है और उसमें क्या रिएक्शन है, तो एक एक एग्जाम्पल है। लैक्टेज एनएडी प्लस रिएक्शन किया, पायरुवेट एनएडी और एच प्लस बन गया, ठीक। यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है, तो रेडॉक्स रिएक्शन हो गया, तो यहाँ पे एंजाइम जो होगा वो ऑक्सीडो रिडक्टेज वाला होगा। ट्रांसफरेजेज है, ग्लूकोज प्लस एटीपी बना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और एडीपी, तो इसमें फॉस्फेट का, एटीपी से फॉस्फेट का ट्रांसफर हुआ किस पे, ग्लूकोज पे, तो बन गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और एडीपी निकल गया, ठीक है। तो यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर हो रहा है, तो किस क्लास में आएगा, एंजाइम जो होगा वो ट्रांसफरेजेज में आएगा। आगे है हाइड्रोलेजेज, यहाँ पे प्रोटीन प्लस H2O क्या बना, एमिनो एसिड, यानी प्रोटीन की स्प्लिटिंग हो रही है, प्रोटीन टूट रहा है, तो यहाँ पे जो एंजाइम होगा वो हाइड्रोलेजेज होगा। आगे है लाइजेज, ठीक है। इसमें क्या होगा, फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट डाईहाइड्रोक्सी एस्टेन फॉस्फेट। अब इसमें देखिए ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट था, ठीक है, फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट था। अब ये ब्रेक किया, टूटा और टूट के बना है डाईहाइड्रोक्सी एस्टोन फॉस्फेट और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। यहाँ पे जो बॉन्ड है सीसी के बीच का वो टूटा हुआ है, ठीक। आगे है आइसोमरेजेस, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो गया, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। दोनों को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग होगा। ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, ये फ्रुक्टोज, ठीक है। एक दूसरे के आइसोमर है, तो एक आइसोमर दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट हुआ, तो यहाँ पे जो एंजाइम होगा वो आइसोमरेजेस होंगे। आगे है लाइगेजेस, जोड़ने का काम करेगा, एसिटिल कोएंजाइम ए प्लस सीओ प्लस एटीपी मूल सब जुड़ के क्या बना दिया, एडीपी आईपी, और यहाँ पे आपका बना मेलोनिल कोएंजाइम ए, एसिटिल कोएंजाइम ए और CO2 जुड़ के मेलोनिल कोएंजाइम ए बना दिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, तो कौन सा वाला ग्रुप हो गया, ये लाइगेजेस हो गया, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। आज हम लोग देखा कि एंजाइम क्या होते हैं, तो एंजाइम प्रोटीन होते हैं और वो बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होते हैं और ये स्पेसिफिक होते हैं, किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए पर्टिकुलर एंजाइम होता है, ठीक। ये हो गया, प्लस इसका क्लासिफिकेशन, कितने क्लास होते हैं वो देख लिया, और दो थ्योरी हम लोगों ने देखा इसके स्पेसिफिसिटी के लिए। दो थ्योरी कौन कौन सा था, तो एक आपका था लॉक एंड की थ्योरी और दूसरा था इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। दो थ्योरी हो गया। इसके अलावा हम लोगों ने देखा जो एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन वाले पार्ट होते हैं और उसमें कोफैक्टर भी होता है, यानी कि उसका हम लोगों ने होलो एंजाइम देखा, एपो एंजाइम देखा और प्रोस्थेटिक ग्रुप देखा, प्लस उसमें जो कंप्लीट एंजाइम होता है उसके एक्टिव साइट को देखा जहां पर कि सबस्ट्रेट जाकर के जुड़ता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, फिर हम लोग इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।